जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पाथ थ्रू एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो रिट्स वाला सेक्शन है हमारा। इससे पहले फंडामेंटल राइट्स के दो पार्ट्स मैंने कर दिए हैं, जिसके अंदर जो है हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 31 तक है वो सारे मैंने कवर कर दिए। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें जाकर देखें, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप CAPF, CDS और NDA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज है, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की सीरीज है, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। और जो आपके CAPF और CDS के अंदर जो 20+ अराउंड के क्वेश्चन जो है इंडियन पॉलिटी से आते हैं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इस सीरीज से देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एज ये पूरा कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो है जुड़ जाइए हमारे साथ इस इंडियन पॉलिटी के सफर में। शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं, हमने अभी तक जो है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 31 तक बात की है। ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको मैंने दो पार्ट्स में किया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है पुरानी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारा 6th फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फंडामेंटल राइट जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारा आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 जो है एक प्रकार का जो है रिट्स से रिगार्डिंग है, और ये जो रिट्स हैं ये हेल्प करती हैं जब भी हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वॉयलेट होते हैं। क्योंकि आपको राइट्स तो मिल गए, लेकिन अगर ये राइट्स आपके वॉयलेट हो गए तो आप क्या करोगे, व्हाट यू विल बी डूइंग। तो उस सिचुएशन के अंदर जो हमारा आर्टिकल 32 है ये काम आता है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होते हैं तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं और हमारा जो है जस्टिस मांग सकते हैं। इस आर्टिकल को जो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, उन्होंने कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं हिंदी में कहूं तो हृदय और आत्मा है हमारे संविधान का जो हमारा आर्टिकल 32 है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, अ पर्सन कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ऑन वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। तो वही बात है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो इस आर्टिकल के बेसिस पे आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और दूसरा, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको माना गया डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। जो हमारे भारत के नागरिक हैं उनके लिए जो है डिफेंडर और गारंटर के रूप में जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट है। इस आर्टिकल के अंदर जो है रिट्स की बात हुई है। इसमें सबसे पहली रिट है, 5 प्रकार की रिट्स है वैसे, और सबसे पहली जो है हैबियस कॉर्पस, और हैबियस कॉर्पस के बाद में जो है हमारी मैंडमिस, मैंडमिस के बाद में जो है हमारी प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन के बाद सर्टियरी, और सर्टियरी के बाद में जो है क्यू वारंटो। इन पांचों रिट्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली जो हमारी रिट है वो है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का जो है मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो ये है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। अब ये जो हमारी रिट है ये तब इशू की जाती है जब किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन कर लिया जाता है। When a person is illegally detained, जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है या जो है पकड़ लिया जाता है तो उसे हम इलीगली डिटेन कहेंगे। अब ये जो रिट है हमारी, अगर हम देखें तो जो इलीगल डिटेनमेंट है ये कोई भी कर सकता है। जो हमारी पब्लिक बॉडी है, गवर्नमेंट भी कर सकती है, और जो हमारी प्राइवेट बॉडी, यदि किसी व्यक्ति को जो है किसी ने किडनैप कर लिया तो उस सिचुएशन के अंदर भी जो है ये चीज की जा सकती है। ये जो है रिट दोनों पब्लिक बॉडी और जो दूसरी हमारी प्राइवेट बॉडी, इन दोनों के अगेंस्ट में इस रिट को इशू किया जा सकता है। अगर मैं पब्लिक बॉडी का एग्जांपल दूं, यदि पुलिस किसी व्यक्ति को जो है गैर कानूनी रूप से अपने पास पकड़ के रखे तो उसके फैमिली मेंबर्स या कोई भी व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर हैबियस कॉर्पस रिट जो है
वो लगा सकता है। और जब ये रिट इशू होगी तो उसके समय जो पुलिस को आदेश मिलेगा कि पुलिस जो है इस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करे। और सिमिलरली अगर कोई प्राइवेट बॉडी यदि किसी व्यक्ति को किडनैप कर लिया गया है या गायब कर दिया गया है, तो जो उसके जो भी रिलेटिव्स हैं, अगर वो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है रिट लगाई जाती है हैबियस कॉर्पस, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो पुलिस को ऑर्डर करती है कि इस व्यक्ति को आप 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है कोर्ट के सामने पेश कीजिए। ये जो है दोनों के अगेंस्ट में लगाई जा सकती है, पब्लिक बॉडी एंड प्राइवेट बॉडी। सो ये हमारी हो गई हैबियस कॉर्पस रिट। काफी इजी है। टू हैव द बॉडी इसका सिंपल सा मीनिंग है। अगर मैं इसका मतलब बताऊं तो हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी। नेक्स्ट हमारी रिट है वो है मैंडेमस। मैंडेमस रिट का अगर मैं आपको सिंपल सा मीनिंग बताऊं जो है इसका वी कमांड। ये रिट जो है तब इशू की जाती है जब कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहा हो और उसके उसकी जो ड्यूटी है उसको परफॉर्म करवाने के लिए जो है मैंडेमस रिट इशू की जाती है। अब पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक मतलब यहां पर सरकारी, अ पब्लिक ऑफिसर टू डू हिज लीगल ड्यूटी प्रॉपरली। सो ये अगर पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट में इशू होगी तो ये ऑब्वियस ही बात है कि जो है एक पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट में इशू होगी, प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट में इशू नहीं की जा सकती। यदि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और वो आपका कहना नहीं मानते हैं या फिर आपका जो है किसी भी प्रकार का जो अगर अगर आप जो उनको बताते हैं वो अगर आपकी बातों को नहीं मानते हैं तो आप उनके अगेंस्ट रेट नहीं इशू कर सकते। अगर सिमिलरली आप कोई ऐसी जगह पर जाते हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आपको आपको जो है पासपोर्ट नहीं बनाया जाता है तो उस सिचुएशन के अंदर जो है आपके अगेंस्ट रेट इशू की जा सकती है। अगर ये जो गवर्नमेंट बॉडी के अगेंस्ट, सिर्फ गवर्नमेंट बॉडी। ये जो रिट है इसमें कुछ एक्सेप्शन है। ये रिट गवर्नर के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती। गवर्नर भी एक प्रकार की गवर्नमेंट बॉडी है लेकिन इनके अगेंस्ट में ये रिट इशू नहीं की जा सकती। हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में जो है इस रिट को नहीं इशू किया जा सकता। और जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनके अगेंस्ट में, इन तीन बॉडीज के अगेंस्ट में जो है इस रिट को इशू नहीं किया जा सकता। और दूसरा, प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट में इस रिट को नहीं इशू किया जा सकता। सो मैंडेमस वी कमांड अ पब्लिक ऑफिसर टू डू हिज लीगल ड्यूटी प्रॉपरली। नेक्स्ट हमारी रिट है वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का सिंपल है टू फॉरबिड। ये रिट तब इशू की जाती है जब कोई लोअर कोर्ट जो है अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर का केस सुन रही हो। और किसके द्वारा इशू की जाएगी? हायर कोर्ट द्वारा। issued by a higher court to a lower court to prevent the latter from exceeding the jurisdiction, from exceeding its jurisdiction। अगर मैं बात करूं हमारे कंट्री के अंदर जो है कोर्ट्स के भी जो है जुरिस्डिक्शन होते हैं कि वो किस इशू के ऊपर जो है अपना डिसीजन दे सकती है और किस इशू पर जो है नहीं दे सकती। अकॉर्डिंग टू, जैसे हमारी हाई कोर्ट जो है अलग डिसीजन, अलग जो है जुरिस्डिक्शन है उसका,
और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका अलग जुरिस्डिक्शन है, जो हमारे लोअर कोर्ट्स है इनका अलग जुरिस्डिक्शन है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जैसे, तो इनके अलग अलग जुरिस्डिक्शन है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन का केस है तो वो अगर हाई कोर्ट जो देख रही है, तो उस सिचुएशन में जो है सुप्रीम कोर्ट, हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय, ये इशू करेगी हमारी हाई कोर्ट को ये रिट, प्रोहिबिशन रिट टू फॉरबिड। ये तब है जब वो जो केस है उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही हो। ये जो रिट है दोनों जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट में इशू की जा सकती है। क्वासी जुडिशियल बॉडीज का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो क्वासी जुडिशियल बॉडीज की बात करूं तो जैसे हमारी एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हमारा एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, फिर जो है हमारा एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और जो है हमारा आईटीएटी, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। सो ये जो एग्जाम्पल दिए हैं मैंने आपको, ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज के हैं। इनके अगेंस्ट में और जुडिशियल बॉडीज दोनों के अगेंस्ट में जो है प्रोहिबिशन रिट इशू की जा सकती है। ये रिट तब इशू की जाती है जब कोई लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर का केस को जो है उसमें जो है उसको देख रही है, तो उस सिचुएशन में जो हायर कोर्ट है ये रिट इशू करेगी। इससे आप समझ गए होंगे कि इसमें कोई पब्लिक या प्राइवेट बॉडी का रोल नहीं, यहाँ पर जुडिशियल बॉडीज का रोल है। तो उसके सिचुएशन के अंदर जो है जुडिशियल बॉडी ही ये रिट इशू करती है। नेक्स्ट हमारी रिट है वो है सर्ट्यूररी। इसका मीनिंग है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। ये रिट भी जो है एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करती है जब दो सिचुएशंस होती हैं। इश्यूज टू लोअर कोर्ट, पहली सिचुएशन है जो केस है लोअर कोर्ट के पास उसे हायर कोर्ट के पास जो है ट्रांसफर करना हो तब, और दूसरी सिचुएशन है अगर मैं आपको इसको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, जो हमारा हायर कोर्ट है और जो हमारा लोअर कोर्ट है, फर्स्ट सिचुएशन है ट्रांसफर केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ। अगर कोई केस है जो लोअर कोर्ट के पास पेंडिंग है और उसके जुरिस्डिक्शन का बाहर है, तो उसको जो है ट्रांसफर करना। पहला जो है आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन वाले केसेस को ट्रांसफर करना किसके पास, जो हमारी हायर कोर्ट है। और जो दूसरी सिचुएशन है उसमें यह है कि अगर कोई भी लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर के डिसीजन में या फिर कोई ऐसा डिसीजन दे दिया जो एक टूटा फूटा डिसीजन हो, तो उस डिसीजन को जो है स्क्वैश करना। स्क्वैश मतलब एक प्रकार का जो है उस डिसीजन को खत्म करना, ये जो है हायर कोर्ट करेगी। आगे हम इन दोनों में आई थिंक सो आपको जो है काफी सिमिलरिटीज नजर आ रही होंगी, लेकिन मैं इसका जो है एक डिफरेंशिएशन आगे कर दूंगा जिससे आपको जो है ये ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सो सर्ट्यूररी का मतलब टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड। हायर कोर्ट इशू करती है लोअर कोर्ट को दो सिचुएशन के अंदर। पहली सिचुएशन जब जो है केस जो है पेंडिंग है, जुरिस्डिक्शन के बाहर का केस जो है हमारी जो लोअर कोर्ट है उसके पास जो है पेंडिंग है उसकी जुरिस्डिक्शन का बाहर। दूसरी सिचुएशन जो है अगर उसने किसी केस के अंदर जो हमारी सर्ट्यूररी है अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर के केस के अंदर जो है डिसीजन सुना दिया, वो डिसीजन जो है टूटा फूटा डिसीजन है, क्लियर डिसीजन नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो हायर कोर्ट है उस डिसीजन को स्क्वैश मतलब खत्म कर देगी और जो है उसको केस को अपने अंडर में ले लेगी।
सो ये जो है सर्टियोररी रिट है। नेक्स्ट रिट है हमारी क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का लिटरल मीनिंग है बाय व्हाट ऑथोरिटी। और वारंट। सो इस रिट को जब इशू किया जाता है जब कोई भी व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है पॉलिटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर, और उस पोस्ट के लिए वो व्यक्ति एलिजिबल नहीं है, सक्षम नहीं है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर अपॉइंट किया गया एंड फाउंड नॉट एलिजिबल फॉर इट। सो ये रिट कहती है कि यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी राजनीतिक या जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक पोस्ट पर जो है अगर अपॉइंट किया गया है और वो जो है उस पोस्ट के लिए इन एलिजिबल पाया जाता है, तो उसके अगेंस्ट में ये रिट इशू की जाएगी। अब ये रिट जो है उस बॉडी के अगेंस्ट में इशू नहीं की जाएगी जिसने उसे अपॉइंट किया, नॉट अगेंस्ट द अपॉइंटिंग बॉडी। सो ये रिट उसी व्यक्ति के प्रति अगेंस्ट में इशू की जाएगी, ना कि उस बॉडी के अगेंस्ट में जिसने जो है इसे अपॉइंट किया। अब ये रिट जो है ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है किसी प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट में इशू कर दो। ओनली पब्लिक बॉडीज, पब्लिक बॉडीज। सो ये हमारी क्यू वारंटो रेट हो गई, पांचों रेट्स हो गई हमारी। अगर मैं आपको इस रेट के अंदर थोड़ा सा ज्यादा चीजें बताऊं तो ये रेट हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफिसेज मेड थ्रू लॉ या पब्लिक ऑफिसेस, इन तीनों के अगेंस्ट में इशू की जाएगी। पहली कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस कौन सी होगी, जैसे हमारे जो है राष्ट्रपति की ऑफिस हो गई, जैसे हमारे गवर्नर की ऑफिस है। तो यदि यहां पर कोई व्यक्ति जो है अपनी अगर अपॉइंटमेंट में इनएलिजिबल पाया गया है तो उसे जो है उसके अगेंस्ट में रेट इशू की जा सकती है। ऑफिस मेड थ्रू जैसे हमारा सीबीआई हो गया, अगर यहां पर कोई व्यक्ति जो है उसकी अपॉइंटमेंट में इनएलिजिबल पाया जाता है तो उसे जो है उसके अगेंस्ट में ये रेट इशू की जा सकती है। पब्लिक ऑफिस जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं उनके अंदर जो है अगर किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है और वो व्यक्ति जो है इनएलिजिबल पाया जाता है उस पोस्ट के लिए, तो उसके अगेंस्ट में ये रेट इशू की जाएगी। सो ये हमारी रेट्स हो गई। अगर मैं सबसे पहले एक डिफरेंस की बात करूं जो हमारी प्रोहिबिशन और सर्ट्यूररी है, ये दो हमारी रेट्स हैं जो जुडिशियल बॉडी के अंदर जो है जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट में इशू की जाती है और बाय द जुडिशियल बॉडी ही इशू की जाती है। ये प्रोहिबिशन की जो रेट है ये जो हमारा हायर कोर्ट है लोअर कोर्ट को इशू करता है उसका कार्य रोकने के लिए। इश्यूज टू लोअर कोर्ट फॉर
preventing it from doing some work. और जो हमारी सर्ट्यूटरी रिट है, ये जो है हायर कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट को रोकने के लिए, और उसी के अंदर जो है केस को अपने पास लेके आता है और इटसेल्फ खुद जो है हियरिंग करता है। यहां पर सिर्फ रोकता है, लेकिन यहां पर उस केस को अपने पास भी लेके आता है। जैसे अगर मैं आपको लिखूं तो हायर कोर्ट स्टॉप्स द लोअर कोर्ट फ्रॉम डूइंग वर्क and calls the case to itself for hearing. So I hope so ये आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। इसके अंदर जो है, जो हमारी लोअर कोर्ट को जो है रोका जाता है किसी कार्य को करने से, प्रिवेंट, रोका जाता है किसी कार्य को करने से, लेकिन यहाँ पर रोकने के साथ ही उसका जो है केस जो है उसको अपने पास लेके आती है हायर कोर्ट, और जो है उसके अगेंस्ट में हियरिंग देती है हायर कोर्ट। और दोनों सिचुएशन में जो है, अगर मैं बात करूं, जुरिस्डिक्शन के बाहर की बात होती है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस अगर मैं इन दोनों में बताऊं तो ये है कि ये जो हमारी प्रोहिबिशन रिट है, ये तब इशू की जाती है जब जो लोअर कोर्ट है वो डिसीजन की हियरिंग में हो। इशूड व्हेन द लोअर कोर्ट is hearing a case। और ये जो हमारी सर्ट्यूटरी रिट है, ये तब इशू की जाती है जब दोनों हियरिंग भी चल रहा है या फिर उसका जो है वर्डिक्ट दे दिया, मतलब उसकी सुनवाई कर दी केस की। दोनों सिचुएशन के अंदर अगर सुनवाई कर दी तो उसके डिसीजन को स्क्वैश कर देगी, और अगर नहीं की है तो उसको जो है अपने पास बुला लेगी। issued both during the hearing or verdict of a case। सो ये सेकेंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस है जो हमारा थर्ड डिफरेंस है वो है ये जो रेट है हमारी प्रोहिबिशन जो हमारी प्रोहिबिशन रेट है, ये सिर्फ जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट में इशू की जा सकती है। इशूड against only judicial bodies। जो हमारी कोर्ट्स हैं इनके अगेंस्ट में इशू की जाती है। बट जो सर्ट्यूटरी रिट है, ये दोनों हमारी जुडिशियरी और जो है हमारा एग्जीक्यूटिव इशूड अगेंस्ट both judiciary and executive। क्योंकि जो हमारा सर्ट्यूटरी रिट है, इसके अंदर हमारा 1991 के अंदर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, इसने एक डिसीजन दिया था, और उस डिसीजन के तहत ये कहा था कि जो हमारी सर्ट्यूटरी रिट है, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट में भी इशू किया जा सकता है अगर वो किसी इंडिविजुअल के राइट्स का वायलेशन करते हैं।
और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडीज आती है, हमारे आईएएस आईएपीएस और जो भी हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, ये सारे एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर आते हैं। तो ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, ये भी जो है इसमें कंसिडर किया जाएगा। 1991 के अंदर जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। सो ये रेट्स हो गई हमारी। नेक्स्ट एक डिफरेंस बताता हूं मैं आपको, जो हमारे हायर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट इशू करने की पावर पे है। सुप्रीम कोर्ट और ये हमारी हाई कोर्ट। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट इशू करती है आर्टिकल 32 के तहत, और जो हमारी हाई कोर्ट है ये जो इसके पास जो रिट इशू करने का जुरिस्डिक्शन वो आर्टिकल 226 के तहत है। अगर मैं आर्टिकल 32 की बात करूं तो ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, जबकि आर्टिकल 226 है ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। सो आर्टिकल 32 के तहत जब भी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के अंदर जो है आर्टिकल 32 के तहत जो है रिट इशू की जा सकती है। यहाँ पर जो है रिट का थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ब्रॉड किस लिए है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है ये मेंशन नहीं है, तो उसी के साथ जो दूसरी चीजें हैं जहां पर, तो वहां पर भी जो है रिट इशू कर सकता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास इसका थोड़ा सा ब्रॉड नेचर है। और अगर मैं सिचुएशन की बात करूं, यदि कोई व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और कहता है कि मेरे को इस, जैसे सपोज वो हैबियस कॉर्पस रेट की डिमांड करता है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है बाउंडेड है रेट इशू करने के पर्सपेक्टिव से। क्यों बाउंडेड है? क्योंकि ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है और सुप्रीम कोर्ट को जो है रेट इशू करनी ही होगी। जब हम सेम सिचुएशन में हाई कोर्ट के पास जाते हैं कि हमारी जो है रिट जो है हैबियस कॉर्पस रिट इशू करनी है, तो उस सिचुएशन में हाई कोर्ट नॉट बाउंडेड है। क्यों? क्योंकि 226 एक फंडामेंटल राइट नहीं है, और एज हमारा जो हाई कोर्ट है ये आर्टिकल 226 के तहत ही जो है रिट इशू करता है। सो ये बेसिक सा एक डिफरेंस है। आपको पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो बाउंडेड है रिट इशू करने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट बाउंडेड नहीं है। लेकिन उसका जो एस्पेक्ट अगर मैं बात करूं तो रिट जुरिस्डिक्शन का जो रीजन है वो काफी ब्रॉड है, उसमें भी आगे बात करेंगे। सो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिट तभी इशू कर सकती है जब हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वायलेट होंगे। और जो हमारी हाई कोर्ट है, पहली सुप्रीम कोर्ट, ओनली व्हेन फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। यहां पर अदर मैटर्स के अंदर नहीं कर सकती, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है रिट इशू नहीं कर सकती अदर मैटर्स के अंदर। यहां पर जो हमारी हाई कोर्ट है, ये दोनों फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर मैटर्स, दोनों सिचुएशन में जो है रिट इशू कर सकती है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो आप सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे जो है रिट इशू करवा सकते हो, लेकिन अगर आप हाई कोर्ट के अंदर जाओगे तो आप जो है अदर मैटर्स के बेसिस पे भी जो है रिट इशू करवा सकते हो। नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि जब भी हमारे देश के अंदर जो है आपातकाल की सिचुएशन आएगी, ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी हमारा जो आर्टिकल 32 है ये सस्पेंड हो जाएगा। और इसके सस्पेंशन पे जो है सुप्रीम कोर्ट रिट इशू नहीं कर पाएगी इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं आर्टिकल 226 की, ये तो एक फंडामेंटल राइट नहीं है,
तो ये सस्पेंड भी नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में जो हमारी हाई कोर्ट है, ये रिट इशू कर सकती है इमरजेंसी के अंदर भी। और इसी से जो है हमें पता चलता है जो हमारी हाई कोर्ट है, इसके पास जो है रिट जुरिस्डिक्शन का जो पावर है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो फर्स्ट डिफरेंस हमने पढ़ा कि जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट बाउंडेड है रिट इशू करने के लिए, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत जो हमारी हाई कोर्ट है ये बाउंडेड नहीं है रिट इशू करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा आर्टिकल 32 जो है एक फंडामेंटल राइट है, जबकि जो हमारा आर्टिकल 226 है ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। और नेक्स्ट डिफरेंस हमने पढ़ा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये सिर्फ तभी रिट इशू कर सकती है जब हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वॉयलेट हों, तब नहीं कर सकती, अदर मैटर्स के अंदर नहीं कर सकती। लेकिन हमारी हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अदर मैटर्स के अंदर भी जो है रिट इशू कर सकती है। और जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर जो रिट जुरिस्डिक्शन का आर्टिकल है वो आर्टिकल 32 है। और आर्टिकल 32 जो है इमरजेंसी के समय हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है, अगर मैं बात करूं तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है, और उसी के तहत जो हमारा आर्टिकल 32 है ये भी सस्पेंड हो जाता है। और जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल रिट्स जो है इशू नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में। हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे रिट्स इशू कर सकती है ड्यूरिंग इमरजेंसी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 226 जो है एक फंडामेंटल राइट नहीं है, तो ये जो है सस्पेंड भी नहीं होगा। और जो है इस सिचुएशन में एक रिट इशू की जा सकती है हाई कोर्ट के द्वारा। सो यहां से हमें पता चलता है कि जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट का ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो आई होप सो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा आर्टिकल 33 है। आर्टिकल 33 हमें कहता है कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, पैरामिलिट्रीज है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और एक्सेट्रा, इसी इसी टाइप की जो हमारी जो है डिफेंस बॉडीज हैं, ये सारी बॉडीज के जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। मतलब इनको जो है इनके फंडामेंटल राइट्स को जो है रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सो ये आर्टिकल सिंपल सा था, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्सेट्रा कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर हमारी जो देश की जो सुरक्षा की बात आती है, और अगर इस सिचुएशन में कोई ऐसी कंडीशन अराइज होती है जहां पर जो है इनको एक्सट्रीम कंडीशंस में ले जाया जाएगा या एक्सट्रीम जगह पे जो है पोस्ट किया जाएगा, तो पोस्टिंग्स की जाएगी इनकी, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर जो है ये अपने फंडामेंटल राइट्स की डिमांड करेंगे, तो यहाँ पर जो है इनके रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ये जो है हमारी देश की रक्षा की बात है उसके लिए। नेक्स्ट जो है हमारा आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 कहता है फंडामेंटल राइट्स कैन बी कर्टेल्ड इन द एरियाज वेयर मार्शल लॉ इज इन प्लेस। मार्शल लॉ क्या होता है? एक टाइप का मिलिट्री रूल जहां पर जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस इतनी बेटर नहीं है, जो है अगर अगर मैं आपको बताऊं नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में हमारे काफी टाइम से जो है मार्शल लॉ है। अभी जो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है इन एरियाज के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है इनको कर्टेल किया जा सकता है, इनको रोका जा सकता है, ये जो है लोगों को अवेलेबल अवेलेबल नहीं भी होंगे। तो मार्शल लॉ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। सो ये आर्टिकल 34 है जो कहता है कि मार्शल लॉ के तहत जो भी हमारे रीजन्स होंगे वहां पर जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है कर्टेल कर दिया जाएगा, और मार्शल लॉ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। अगर मैं एक आपको बेसिक चीज बताऊं, अभी तक हमने जो आर्टिकल 34 तक जो हमने पॉलिटी पढ़ी है, इस पॉलिटी के अंदर हमने कुछ टर्म्स को पढ़ा होगा। सबसे पहला टर्म है हमारा जुडिशियल रिव्यू। दूसरा टर्म है हमारा अनटचेबिलिटी।
फिर हमारा माइनॉरिटी, और जो अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा है मार्शल लॉ। ये जो चार टर्म्स है इनकी डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं दे रखी है। सो ये आपको रिमेंबर रखना है कि जो जुडिशियल रिव्यू है, अनटचेबिलिटी है, माइनॉरिटी है और जो है मार्शल लॉ, इन चारों टर्म्स की जो डेफिनेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं दे रखी है। कि मार्शल लॉ क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखा है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखा है। अनटचेबिलिटी क्या होता है ये भी नहीं मेंशन कर रखा है, और जो है माइनॉरिटी ये भी कहीं पर मेंशन नहीं कर रखा है, नॉट मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये आप जरा याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 35। ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू कर्टेल, ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू कर्टेल फंडामेंटल राइट्स। ये आर्टिकल कहता है कि सिर्फ हमारा जो पार्लियामेंट है इसके पास पावर है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है कर्टेल किया जा सकता है, चेंज किया सकता है या खत्म किया जा सकता है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ पार्लियामेंट को ये पावर दी है। कोई भी दूसरी बॉडी, जुडिशरी या फिर जो है, अगर मैं बात करूं एग्जीक्यूटिव, इन किसी के पास जो है सबसे ज्यादा जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास पावर है। सॉरी, ये जुडिशरी और इसमें नहीं होगा। सो जो पार्लियामेंट है उसके पास जो है पावर है हमारे फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करने के लिए। और पार्लियामेंट के अंदर हमारे कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, हमारी लोकसभा और हमारी राज्यसभा। सो इन तीन बॉडीज के पास जो है पावर है हमारे फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करने की, और ये पावर जो है हमारा संविधान देता है इन लोगों को। सो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है ये है आर्टिकल 35A, जो हमारे 1954 के अंदर ऐड किया गया था, और जो है इसको राष्ट्रपति की परमिशन से जो ऐड किया गया था और बाद में जो है राष्ट्रपति महोदय की परमिशन से ही हटाया गया। ये कश्मीर के प्रोविजन के लिए, स्पेशल प्रोविजन जो कश्मीर में रहने वाले नागरिक हैं उनके लिए है, और ये अभी एट प्रेजेंट जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक पता रहना चाहिए जो 35A है ये किसके बारे में बात करता है। ये जो है बात करता है हमारे कश्मीर के रेजिडेंट्स के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर। सो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के समय जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है सस्पेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 358 कहता है कि जब भी इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी, जब भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी, तब जो हमारा आर्टिकल 19 है ये ऑटोमेटिकली जो है सस्पेंड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में एक 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उसके तहत क्या आ गया कि जो भी जब भी हमारी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाएगी तो ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, हमारी नेशनल इमरजेंसी डिफरेंट बेसिस पे जो है डिक्लेयर की जाती है। इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, लेकिन यहाँ पर जब आर्म्ड रिबेलियन की बात आती है उस सिचुएशन में अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो हमारा जो आर्टिकल 19 है इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये बात कही गई कि जो आपकी नेशनल इमरजेंसी के वक्त आर्टिकल 19 है इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता अगर आपकी नेशनल इमरजेंसी जो है आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे लगाई गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 कहता है कि जब जब भी हमारी जो इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी होगी उस वक्त जो है हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है सस्पेंड कर सकते हैं बाय इशूइंग अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू करके जो है हमारी फंडामेंटल राइट्स को जो है सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी चेंजेस किए। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स गिवन अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड। ये चीज आप याद रखना, आर्टिकल 20 एंड 21 ये दो फंडामेंटल राइट्स आपके, जो ये दो आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल, इसके जो आर्टिकल्स हैं ये कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते आपके, कैन नेवर बी सस्पेंडेड। इसमें एक कहा गया है कि अगर नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, पार्लियामेंट अगर लॉ बना के जो है हमारी नेशनल इमरजेंसी के अंदर जो है फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करती है
और वो जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर then it must be clearly specified in the law that this law has been made during national emergency. This law is only valid if this is mentioned, otherwise not. अगर ये मैं इसकी बात करूं तो इसमें कहा गया है कि अगर फंडामेंटल राइट हमारा कोई भी जो है सस्पेंड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाकर, और वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो उस सिचुएशन में जब ये लॉ है इसको डायरेक्टली जो है लिखा जाएगा कि इस लॉ को तब बनाया गया जब हमारे देश में जो है नेशनल इमरजेंसी थी। और अगर ये टर्म नेशनल इमरजेंसी उसमें नहीं लिखी जाती है तो उसको जो है नहीं लिखा जाएगा, ओनली मेंशन्ड अदरवाइज नॉट, नहीं तो नहीं मेंशन किया जाएगा, नेशनल इमरजेंसी टर्म के साथ मेंशन किया जाएगा। सो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हमने आज आर्टिकल 32 की बात की थी। आर्टिकल 32 कहता है कि जो हमारे आर्टिकल 32 को हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि ये एक हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो है इनके तहत जो है हमारे जब भी फंडामेंटल राइट्स जो है वायलेट होंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसको कंसिडर किया गया है एज द डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। जो भी हमारे नागरिक हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को जो है गारंटी करने वाला कौन है, वो है हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट हमने बात की थी हैबियस कॉर्पस के बारे में। हैबियस कॉर्पस जो है हमारा टू हैव द बॉडी, और ये तब इशू की जाती है जब किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन किया जाता है, और ये दोनों पब्लिक या प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट में इशू की जा सकती है। मैंडेमिस का मतलब है वी कमांड। ये तब इशू की जाती है जब कोई भी पब्लिक ऑफिसर जो है उसकी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा हो, तो उसकी लीगल ड्यूटी को प्रॉपरली करने के लिए उसके अगेंस्ट में ये रिट इशू की जा सकती है। ये रिट प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट में इशू नहीं की जा सकती, प्लस जो हमारे गवर्नर, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इनके अगेंस्ट में इशू नहीं की जा सकती। प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, ये रेट तब इशू की जाती है जब कोई हायर कोर्ट जो है अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर के डिसीजन को सुना रहा हो। उस सिचुएशन के अंदर ये रेट जो है जुडिशियल और जो है हमारी क्वासी जुडिशियल बॉडी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल कमीशन इनके अगेंस्ट में जो है इशू की जा सकती है, क्योंकि ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज है और ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है। नेक्स्ट है हमारी रिट सर्ट्यूटरी रिट टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। ये रिट जो है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है दो सिचुएशन में, जब जो है एक जो लोअर कोर्ट है वो अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर का डिसीजन सुना रही हो, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है वो केस जो है हायर कोर्ट अपने पास बुला लेती है और उसको जो है अपनी हियरिंग सुनाती है। और दूसरा जो है जब डिसीजन दे दिया है लोअर कोर्ट ने और एक टूटा फूटा डिसीजन दिया है, तो उस सिचुएशन में जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के डिसीजन को स्क्वैश मतलब खत्म कर देगी और जो है उसकी हियरिंग खुद करेगी। नेक्स्ट है क्यू वारंट टू बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर अपॉइंटेड लोगों के अगेंस्ट में इशू की जाती है अगर वो जो है अपनी पोस्ट पे इनएलिजिबल है, नॉट एलिजिबल, अगर वो बाद में इनएलिजिबल पाए जाते हैं तो उनके अगेंस्ट में इशू की जा सकती है। लेकिन ये रिट जो है नॉट इशूड अगेंस्ट दी अपॉइंटिंग बॉडी, अगर किसी बॉडी ने उनको अपॉइंट किया तो उनके अगेंस्ट में नहीं इशू की जा सकती। ऑब्वियसली यहाँ पर जो है प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट में नहीं इशू की जा सकती, ओनली पब्लिक बॉडीज। पब्लिक बॉडीज के अंदर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हमारा जो राष्ट्रपति और गवर्नर का ऑफिस है, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति को जो है अपॉइंट किया गया है जो बाद में इनएलिजिबल पाया जाता है पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर, तो फिर उसे जो है उसके अगेंस्ट में रिट इशू की जाएगी। ऑफिस मेड थ्रू लॉ, जैसे हमारा सीबीआई है, इसमें अगर कोई व्यक्ति जो है पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर इनएलिजिबल पाया जाता है तो उसको जो है बाद में उसके अगेंस्ट में ये रिट इशू की जा सकती है, क्यू वारंट। और जो पब्लिक ऑफिस जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं पब्लिक ऑफिस। फिर हमने डिफरेंस की बात की थी, जो प्रोहिबिशन है इसमें जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को सिर्फ रोकता है अपना कार्य करने से, लेकिन सर्ट्यूटरी के अंदर सेम सिचुएशन में यहाँ पर जो हायर कोर्ट है ये लोअर कोर्ट को रोकता है, उसके साथ ही उसका जो केस है उसको अपने पास बुलाता है और उसकी हियरिंग खुद सुनाता है। और दूसरा डिफरेंस है, जो प्रोहिबिशन है ये तब इशू की जाती है जब जो लोअर कोर्ट है वो हियरिंग कर रहा हो केस की, लेकिन सर्ट्यूटरी तब इशू की जाती है जब हियरिंग भी चल रही है और जो वर्डिक्ट दे चुका है लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर के केस में।
तीसरा पॉइंट है कि प्रोहिबिशन तब इशू की जाती है जब जुडिशियल सिर्फ जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट में इशू की जा सकती है, लेकिन जो सर्ट्यूटरी है ये दो बॉडीज जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में भी इशू की जा सकती है। 1991 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उनके अगेंस्ट भी जो है ये सर्ट्यूटरी रिट इशू की जा सकती है अगर वो किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स का जो है वॉयलेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने डिफरेंस पढ़ा था कि जो हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इनके रिट जुरिस्डिक्शन को लेकर। पहला डिफरेंस अगर मैं बात करूं, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ये रिट इशू करती है आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल 32 जो है हमारा एक फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट होने के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट बाउंडेड है रिट इशू करने में। लेकिन अगर हाई कोर्ट की बात करें, ये रिट इशू करती है आर्टिकल 226 के तहत, और इस आर्टिकल के तहत जो है हाई कोर्ट बाउंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। दूसरा डिफरेंस हमने पढ़ा था कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ये रिट तभी इशू करती है जब फंडामेंटल राइट्स जो है वॉयलेट हो, तब नहीं कर सकती, कोई दूसरे मैटर्स के अंदर नहीं कर सकती, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन में कर सकती है। लेकिन जो हमारी हाई कोर्ट है ये फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के साथ साथ अदर मैटर्स के अंदर भी जो है रिट इशू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसके अंदर जो है ड्यूरिंग इमरजेंसी जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32 ये सस्पेंड हो जाता है, और उस सिचुएशन में जो है सुप्रीम कोर्ट रिट इशू नहीं कर सकती। लेकिन हाई कोर्ट का जो आर्टिकल है वो 226 है और ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इमरजेंसी के समय ये सस्पेंड नहीं होगा, तो इसके तहत जो है हमारी हाई कोर्ट जो है रिट इशू कर सकती है ड्यूरिंग इमरजेंसी। और इससे हमें पता चलता है कि जो रिट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है आर्टिकल 226 के तहत। नेक्स्ट हमने बात की थी आर्टिकल 33 जो कहता है कि जो हमारे पैरामिलिट्रीज हैं, आर्म फोर्सेज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इन सबके फंडामेंटल राइट्स को जो है रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, इनके मेंबर्स के फंडामेंटल राइट्स को जो है रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आर्टिकल 34 की हमने बात की थी। ये जो आर्टिकल 34 है ये कहता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स उन एरियाज के अंदर कर्टेल किए जा सकते हैं जहां पर मार्शल लॉ लगा हुआ। मार्शल लॉ क्या है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। अभी तक हमने बात की चार वर्ड्स के बारे में, जुडिशियल रिव्यू, अनटचेबिलिटी, माइनॉरिटी और जो है हमारा मार्शल लॉ। ये चारों चीजों की जो डेफिनेशन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की गई है, लेकिन ये वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए, लेकिन डेफिनेशन क्या होते हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर मेंशन नहीं है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 कहता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है इसी के पास पावर है हमारे फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करने का, और ये पावर इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन है? हमारे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। आर्टिकल 35 ए की बात की थी, ये आर्टिकल जो है 1954 के अंदर बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट इसको ऐड किया गया था, और जो है इसको रिमूव भी बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट जो है 2019 में कर दिया गया था। ये प्रोविजन जो है जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स के लिए था, और स्पेशल प्रोविजन था जो एट प्रेजेंट रिमूव्ड है, तो एज इसको इंपॉर्टेंस है नहीं। नेक्स्ट हमने बात की थी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। दो आर्टिकल्स के तहत जो है सस्पेंशन किया जाता है। फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 358, इसके तहत ये कहा जाता है कि जब भी हमारी जो है नेशनल इमरजेंसी लगेगी उस वक्त हमारा जो आर्टिकल 19 है ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो है बाद में कुछ अमेंडमेंट किया गया, वो था हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। इस अमेंडमेंट के तहत कहा गया कि अगर आप जो नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं वो आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे होगी तो हमारा आर्टिकल 19 जो है सस्पेंड नहीं होगा। नेक्स्ट हमने बात की थी जो हमारा सस्पेंशन आर्टिकल 359 के तहत जो है अगर हमारी नेशनल इमरजेंसी जो है नेशनल इमरजेंसी लग जाती है उस वक्त जो हमारे प्रेसिडेंट हैं ये अगर फंडामेंटल राइट्स को जो है सस्पेंड करना चाहते हैं तो इन्हें एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू करना पड़ेगा, और उसी के तहत जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है सस्पेंड होंगे। लेकिन इसमें भी एक अमेंडमेंट किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके तहत कहा गया कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो किसी भी कंडीशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अंडर दिए गए हैं इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन के अंदर, किसी भी प्रकार की अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो भी। नेक्स्ट हमने बात की थी कि अगर नेशनल इमरजेंसी के तहत कोई भी फंडामेंटल राइट को जो है सस्पेंड किया जाता है और ये पार्लियामेंट लॉ बना के करती है तो ये पार्लियामेंट को जो है मेंशन करना पड़ेगा कि ये सस्पेंशन उन्होंने जो है नेशनल इमरजेंसी के दौरान किया है। अगर मेंशन उसके अदरवाइज जो है इसको मेंशन नहीं किया जा सकता। अगर मेंशन करना है तो उसमें लिखना होगा कि ये जो सस्पेंशन है ये नेशनल इमरजेंसी के दौरान किया गया।
सो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए कंप्लीट। और अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज इसमें और बता दूं, तो दो दो प्रकार के हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, एक हमारे सिर्फ सिटीजन्स के लिए और एक हमारे फॉरेनर प्लस सिटीजन्स के लिए। ये आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं सिटीजन्स के लिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो है हमारे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और जो है हमारा आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये आर्टिकल जो है सिर्फ सिटीजन के लिए, लेकिन हमारे फॉरेनर्स और सिटीजन्स के लिए जो आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और जो है 28। सो ये हमारे फॉरेनर्स प्लस सिटीजन्स दोनों के लिए है। सो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है जो आई थिंक जो आपको पता होना चाहिए। बाकी आज जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपने इनके इसकी प्रीवियस पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखें। उसमें बहुत कंप्लीटली मैंने जो है बहुत डीपली इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एज पूरी पॉलिटी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाली है, एज हम फंडामेंटल राइट्स तक कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आई होप सो आपको इसकी क्वालिटी में तो कोई कमी नहीं लगी होगी, कमी नहीं लगी होगी, क्योंकि जो मैंने इसमें जो कंटेंट्स यूज किए, जो सोर्सेज यूज किए हैं वो काफी मतलब प्रीमियम सोर्सेज है। लक्ष्मीकांत है और काफी सारी जो है मेरे बनाए हुए खुद के नोट्स हैं, तो मैंने इसके अंदर सारे यूज किए हैं। सो आप जो है वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी सीडीएस, सीएपीएफ और एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और पॉलिटी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको शेयर जरूर कीजिए। और डू सपोर्ट फ्रेंड्स। अगर आपको सच में कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर। और हमें जो है इंस्टाग्राम अकाउंट में हमारा जो है पाथ टू अकेडमी का, उस पर आप जो है फॉलो कर सकते हैं। और जो हमारे टेलीग्राम चैनल है, इसे भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं, पाथ टू अकेडमी 01 टेलीग्राम पे। सो थैंक यू, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय एंड जय हिंद।